ऑलराइट, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एल्केन। आवाज आ रही है मेरी? आज हम एल्केन के बारे में पढ़ेंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग ये टॉपिक नंबर 4 है, एल्केन और साइक्लो एल्केन। ये दो टॉपिक हम आज कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले एल्केन्स के बारे में बात करते हैं। एल्केन्स होते क्या हैं? कोई पूछे तो जवाब होगा कि ये हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड होते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ज्यादातर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलके बनते हैं। ठीक है। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। तो इसका क्या मतलब है? अब इसका मतलब यह है कि अगर n इज इक्वल टू 2 है, ठीक है, अगर n इज इक्वल टू 2 है तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C2H2 मल्टीप्लाइड बाय 2+2, यानी कि C2H6। तो ये एक एल्केन बन जाएगा। उसी तरीके से अगर हमारे पास n इज इक्वल टू 4 होगा तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? C4H10। तो एल्केन्स C1 से स्टार्ट होते हैं, कार्बन 1 से। उस कंडीशन में C1 में वो CH4 कहलाएंगे। पहला इनका जो मेंबर होता है एल्केन का वो CH4 होता है, जिसको आप मीथेन बोलते हैं। दूसरा मेंबर इनका होगा 2 कार्बन का, जिसको आप C2H6 बोलते हैं, यानी कि ईथेन। तीसरा मेंबर होता है C3H8 प्रोपेन एंड सो ऑन। ठीक है। तो ये इनके बारे में एक रफ आइडिया था कि एल्केन होते क्या है। अब इनका IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं हम कि नाम कैसे दिया जाता है। IUPAC नॉमेनक्लेचर। देखिए, IUPAC नॉमेनक्लेचर में 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो होता है वो होता है प्रीफिक्स, और दूसरा पार्ट जो होता है वो होता है सफिक्स। ठीक है। तो एल्केन की सबसे खास बात क्या होती है? एल्केन की खास बात क्या होती है कि इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है। कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा हमेशा। तो प्रीफिक्स और सफिक्स की जहां तक बात चल रही है, तो प्रीफिक्स कौन कौन से यूज होते हैं? प्रीफिक्स जो पहले लगते हैं, 1 कार्बन के लिए लगता है मेथ, 2 कार्बन के लिए लगता है एथ, 3 कार्बन के लिए लगता है प्रॉप, 4 कार्बन के लिए लगता है ब्यूट, 5 कार्बन के लिए लगता है पेंट, 6 कार्बन के लिए लगता है हेक्स, 7 कार्बन के लिए लगता है हेप्ट, 8 कार्बन के लिए लगता है ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए लगता है नॉन, और 10 कार्बन के लिए लगता है डेक। 10 के बाद अगर 11 हो गए तो इसको बोल देंगे अनडेक, 12 हो गए तो डो डेक, एंड सो ऑन, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक। ठीक है, लेकिन उतना लंबा हमको जाने की अभी जरूरत नहीं है। सफिक्स की बात करें अगर, सफिक्स की, तो जितने भी एल्केन होते हैं उनके एंड में हमेशा एन लगता है। जैसे मान लीजिए 1 कार्बन है तो उसके लिए नाम देने के लिए प्रीफिक्स होगा प्लस क्या होगा? सफिक्स। तो प्रीफिक्स 1 कार्बन के लिए क्या लगेगा? मेथ, और सफिक्स क्या लगेगा? एन। तो इन दोनों को जब आप ज्वाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा? मीथेन। समझ गए? तो इस तरीके से नॉमेनक्लेचर होता है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन,
पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन एंड डेकेन। तो एक कार्बन के लिए मीथेन, 2 कार्बन के लिए इथेन, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, 5 कार्बन के लिए पेंटेन। ये मेंबर्स हैं एल्केन के, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। अब इनके स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं मैं आपको। मीथेन एक कार्बन है और उसमें 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। याद रखिएगा कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो वो 4 हाइड्रोजन से जुड़ सकता है। ये मीथेन है, ठीक है। अब इथेन कैसा होगा? एक कार्बन, उसके साथ एक और कार्बन, बाकी जो जगह खाली है, अब कितनी जगह खाली होंगी? 1 2 3, 1 2 3, बाकी जगह क्या आ जाएगा? ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन आ जाएगा। एक कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, आप देखिए ना कि पहली ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है। ऐसी इस कार्बन की पहली ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है। तो एक वैलेंसी तो कार्बन ने कार्बन को बॉन्ड करके सेटिस्फाई कर लिया है, तो बची हुई 3 हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होती है। तो ये जो मॉलिक्यूल था ये इथेन है, इथेन। ऐसी प्रोपेन कैसे होगा? एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, तो मैथ, एथ, प्रोप, सब में सिंगल बॉन्ड है, तो एन, प्रोपेन। और बाकी इसमें सब जगह क्या जुड़ा होगा? हाइड्रोजन। तो यहाँ हाइड्रोजन होगा, 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 हाइड्रोजन, 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 ठीक है। अब ध्यान रहे कि इस प्रोपेन को मैं ऐसे भी दिखा सकता हूं कि एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है। हाइड्रोजन दिखाने की जरूरत नहीं होती है, आप ऐसे भी काम चला सकते हैं। जब आप नॉमेनक्लेचर वगैरह सीखते हैं तो आप ऐसे भी इसमें काम चला सकते हैं। ये भी प्रोपेन है और ये भी क्या है? प्रोपेन, 3 कार्बन के सिंगल बॉन्ड। अब नॉमेनक्लेचर इसका कैसे होता है, थोड़ा उसमें कुछ रूल्स हैं। मान लीजिए हमारे पास एक कार्बन की चेन है ऐसी, ठीक है, और यहां पर इसमें एक और कार्बन है ऐसे। अब इसका मुझे नाम देना है, तो इसका नाम देने के लिए देखिए सबसे पहले रूल्स होते हैं, रूल्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहले आपने नंबरिंग देनी है। क्या देनी है? नंबरिंग। आप नंबरिंग इसमें 2 दिशाओं से दे सकते हैं, ठीक है। आपने 2 छोर पकड़ने हैं। इसमें कितने छोर, इसमें कितने एंड मौजूद हैं मैं बताता हूं आपको। इस चेन में 3 एंड मौजूद है। पहला एंड ग्रीन कलर का, जो ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं वो एंड है, दूसरा एंड और तीसरा एंड। तो इस चेन में टोटल 3 एंड है। अब आपने कोई भी 2 एंड पकड़ने हैं और एंड टू एंड नंबरिंग देनी है। तो पहला मैं नंबर इसको देता हूं 1 2 3 4 5 6। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो दोनों तरीकों में से कौन सा तरीका सही माना जाएगा, रेड वाला या ग्रीन वाला? इसके लिए रूल ये है कि लोवेस्ट नंबर रूल, लोवेस्ट नंबर रूल। अब वो क्या है? अगर आप इस फिगर को देखें, इस फिगर में क्या है कि इस कार्बन पे, ये वाला जो मैं डार्क कलर का दिखा रहा हूं, चलिए इसको ऐसे बॉल बना देते हैं। तो ये जो कार्बन है, इस कार्बन पे यहां पर एक ब्रांच बनी है, ये जो ब्रांच है, ब्रांच बनी है। तो ब्रांच जहां पर खुलती है या जहां से स्टार्ट होती है, उस कार्बन को हमेशा सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। तो नंबरिंग का तरीका वही सही माना जाता है। तो अगर आप ग्रीन वाले के हिसाब से चले तो ब्रांचिंग वाले कार्बन को 3rd नंबर मिला है, और अगर आप रेड वाले के हिसाब से चलें तो ब्रांच वाले कार्बन को 4 नंबर मिला है। तो 3 और 4 में जाहिर सी बात है 3 छोटा है, लोएस्ट नंबर है, तो इसीलिए ग्रीन वाला तरीका नंबरिंग का सही माना जाएगा, यानी कि
लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तब इसका नाम कैसे हो जाएगा, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर था और यहाँ पर एक ब्रांचिंग थी, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो यही नंबर इसका बिल्कुल सही माना जाएगा। ठीक है, अब इसका नाम देने के लिए कैसे करेंगे, देखिए नोमेनक्लेचर। सबसे पहले ये देखिए कि इसमें टोटल कितने कार्बन लंबी चेन है, तो ये 6 कार्बन लंबी चेन है, 6 कार्बन। तो 6 कार्बन के लिए जो प्रीफिक्स था वो क्या था, प्रीफिक्स अगर आपको याद हो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, 6 कार्बन के लिए जो प्रीफिक्स था वो क्या था, हेक्स। और सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो सफिक्स क्या लगेगा, एन। तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये जो चेन होगी ये कार्बन की, ये हेक्सेन है। हमारा जो पेरेंट चेन है वो कौन सी है, हेक्सेन। हेक्सेन नाम हो जाएगा इसका। लेकिन हेक्सेन नाम लिखने से हमारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम इस ब्रांचिंग को भी नाम देंगे। समझ में आया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम कुछ ऐसे हो जाएगा कि पोजीशन 3 पे क्या है, ब्रांचिंग है, ऑलराइट, और फिर ये क्या है, हेक्सेन है। अब ये ब्रांचिंग कौन सी है, क्या है, ये एक अलग विषय हो जाता है, इसको समझना पड़ेगा, और ये नेक्स्ट टॉपिक में अब हम समझेंगे कि ब्रांचिंग क्या है। तो यहां तक समझ में आ गया नाम देने का तरीका, कि किस तरीके से नाम दिया जा रहा है। ठीक है, yes, अब देखिए, अगर मेरे पास, अब थोड़ा एक ब्रांचिंग के बारे में समझ लेते हैं कि ब्रांचिंग किस तरीके से होती है। देखिए ब्रांचिंग में जो भी ग्रुप जुड़ा होता है उसको एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप। अब एल्काइल ग्रुप क्या है, इसको समझा देता हूं। जब भी एल्केन आप लिखते हैं ना केमिस्ट्री में, एल्केन, तो एल्केन को RH इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। और जब भी आप एल्काइल ग्रुप लिखते हैं, एल्काइल ग्रुप, तो उसको खाली R से रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब एल्केन में से, इसको ऐसे समझिए कि एल्केन में से आप एल्केन में से हाइड्रोजन को माइनस कर दीजिए, तो बची हुई चीज क्या होगी, एल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो इसको और अच्छी तरह समझिए, मैं कुछ एग्जांपल से आपको समझा देता हूं। जैसे हमारे पास बहुत सारे एल्केन हैं, C1 से लेकर C10 तक हमने बताया। तो हमारे पास सबसे पहला एल्केन कौन सा होता है, मीथेन होता है कि नहीं, मीथेन। तो मीथेन का फॉर्मूला क्या था, CH4। अगर आप इसमें से एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, CH3, और साथ में एक बॉन्ड की जगह खाली हो गई। तब ये मीथेन ना कह के इसको क्या बोल देंगे, मिथाइल। यहां पर ये क्या था, एल्केन। समझ में आया, और यहां पर ये क्या बन गया है, एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप यानी कि R ग्रुप। तो मीथेन से क्या बन जाता है, मिथाइल। ऐसे ही हमारे पास इथेन होगा तो उससे क्या बन जाएगा, इथाइल। प्रोपेन होगा तो उससे क्या बन जाएगा, प्रोपाइल। समझ में आ गया। ऐसी ऑक्टेन अगर हमारे पास हुआ तो उससे क्या बन जाएगा, ऑक्टाइल। और डेकेन अगर हमारे पास हुआ जिसमें कार्बन 10 होते हैं तो उससे क्या बन जाएगा, डेसाइल। ये सब हमारे पास एल्काइल ग्रुप है। तो अब इनका यूज कहां पर है वो समझा देता हूं। जैसे हमारे पास एक कार्बन 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 कार्बन, एक यहाँ पर CH3 ग्रुप जुड़ा है, एक यहाँ पर CH3 ग्रुप जुड़ा है, और ये कार्बन। तो अब मुझे इसका नाम देना है। तो पहला रूल होता है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, सबसे पहला रूल, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। तो हमारे पास इस चेन के दो सिरे कोई भी चुन लीजिए जो सबसे लंबी चेन हो, पहला, दूसरा, तीसरा। ये तो तीन ही कार्बन में खत्म हो गई, तो हम इसको रूल आउट कर देंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो हमको ऐसे अगर हम स्ट्रेट जाते हैं तो हमको 5 कार्बन लंबी चेन मिलती है, पहला तरीका। ठीक है, अब और कौन से तरीके हो सकते हैं उनको भी हम देखते हैं। अब रेड से देखते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ना,
इसको भी नहीं मानेंगे क्योंकि इससे बड़ी चेन हमको 5 कार्बन लंबी मिल गई है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ना, इसको भी नहीं मानेंगे क्योंकि 5 कार्बन लंबी हमको चेन मिल चुकी है। 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 कार्बन की ये भी मिल गई हमको, और 1 2 3 4, बाकी सब 4 कार्बन लंबी चेन है और हमको 5 कार्बन लंबी चेन जो है वो ये मिल चुकी है। तो हमारा पहला रूल सेटिस्फाई हो जाता है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। दूसरा रूल हमारा आ जाता है नंबरिंग, ठीक है। अब आप इस चेन को नंबरिंग दीजिए, चाहे इस डायरेक्शन में चाहे इस डायरेक्शन में। तो रेड कलर से हम देंगे लेफ्ट टू राइट, 1 2 3 4 5, ऑलराइट। और ग्रीन कलर से हम देंगे उल्टा, 1 2 3 4 5। रेड और ग्रीन में से किसको एक्सेप्ट किया जाएगा? उसको एक्सेप्ट किया जाएगा जो लोएस्ट सम रूल फॉलो करे, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले रेड कलर वाले से देखते हैं कि ब्रांचिंग कहां पर है। ब्रांचिंग है 2 पे प्लस, और कहां पर है, एक 2 पे, इस कार्बन पे थी और एक इस कार्बन पे है, 2 और 3, तो 2 + 3 इज इक्वल टू क्या आ गया, 5। ग्रीन वाले का तरीका देखते हैं, ग्रीन वाले से किस पे ब्रांचिंग पड़ रही है, 3 पे पड़ रही है और 4 पे पड़ रही है, तो 3 + 4 क्या होगा, 7। तो लोवेस्ट नंबर 5 है या 7, 5। तो ऑब्वियसली ये वाला नॉमेनक्लेचर का तरीका ज्यादा सही है नंबरिंग का, लेफ्ट टू राइट, रेड वाला, क्योंकि इसमें क्या है कि ब्रांचिंग जहां पर हो रही है उसको सबसे कम नंबर मिल रहा है, तो लोवेस्ट सम रूल बोलते हैं इसको, ठीक है। तो हम इसको इसी तरीके से नंबर देंगे, लोएस्ट सम रूल भी सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4 5, 2 पे कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है इस नंबर पे, ये 2 पे एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, सिंगल कार्बन है, तो ये क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल ग्रुप। और 3 पे भी कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है ब्रांचिंग में, मिथाइल ग्रुप। तो हमारे पास 2 मिथाइल ग्रुप है, कौन कौन सी पोजीशन पे, 2 पे कौन सा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप, 3 पे कौन सा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप, ऑलराइट। और जो पेरेंट चेन है वो कितने कार्बन लंबी है, 5 कार्बन लंबी। तो 5 कार्बन के लिए प्रीफिक्स लगता है पेंट, और सब में सिंगल बॉन्ड है, एल्केन है, तो ये क्या हो जाएगा, पेंटेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल 3 मिथाइल पेंटेन, ठीक है। लेकिन जब भी हम इस तरीके से नाम लिखते हैं तो ये थोड़ा सा अटपटा माना जाता है, तो इसको और शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या लिखते हैं, 2,3, क्योंकि 2 मिथाइल है तो 2 के लिए डाई यूज होता है, डाई, 3 के लिए ट्राई, इस तरीके से यूज होता है। तो 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन, ये इसका सही नाम हो जाएगा। अब उसी तरीके से हम एक और एग्जांपल देख के समझेंगे। ये हमारे पास एक कंपाउंड है, अब मैं इसका नाम देने की कोशिश करता हूं, ठीक है। देखिए, ये सब कार्बन एटम है, 1 कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम, 3 कार्बन एटम, 4 5 6 7 8 9 और एक यहाँ पर ये। अब इसका नॉमेनक्लेचर देने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला रूल क्या होता है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन लंबी हमारे पास क्या है, सबसे लंबी चेन है। तो 7 कार्बन के लिए क्या यूज होता है, हेप्ट। मान के चलना कि ये हेप्टेन तो होगा ही होगा, ठीक है। तो हमको पहली चीज, पहला आंसर मिल चुका है। अब उसके बाद ये ब्रांचिंग देखते हैं कि कहां कहां पर है। भाई 3 पे ब्रांचिंग है, +4 पे ब्रांचिंग है, +5 पे ब्रांचिंग है। तो 3 + 4 + 5 कितना होता है, यानी कि 12। ये तो हम जब इस डायरेक्शन में गए, अब इसके रिवर्स अगर हम आए तब क्या होगा, 1 2 3
4 5 6 7। तो तब क्या आएगी ब्रांचिंग, कहाँ कहाँ पर आएगी, 3 पे आएगी, 4 पे आएगी और 5 पे आएगी, सेम पड़ेगा, कोई डिफरेंस नहीं है, तब भी 12 आएगा। तो इधर से दो उधर से दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, रेड वाले को देख रहे हैं हम नंबरिंग में। थ्री पे हमारे पास कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। फोर्थ कार्बन पे हमारे पास कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो भी मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। और फिफ्थ कार्बन पे भी हमारे पास क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल ग्रुप। तो तीन हमारे पास मिथाइल ग्रुप है, तीन के लिए ट्राई यूज हो जाएगा, क्या यूज हो जाएगा, ट्राई। और पेरेंट कार्बन चेन कितनी लंबी है, 7 कार्बन लंबी है, तो हेप्टेन इसका नाम है। तो अगर हम इसका ओवरऑल नाम देखें तो क्या हो जाएगा, 3,4,5 ट्राई मिथाइल, 3 मिथाइल है तो ट्राई मिथाइल हेप्टेन। तो ये इसका नॉमेनक्लेचर हो गया। तो ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड आपके पास कार्बन चेन होंगी, अब आप उसका नाम आसानी से दे पाएंगे। अब आप घर में प्रैक्टिस करिएगा। प्रैक्टिस करने का तरीका यही है कि अपने मन से 2-4 बनाते रहिएगा कंपाउंड और उनके नाम देते रहिएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में एल्काइल ग्रुप मैं बता ही चुका हूं आपको क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ कार्बन एटम। टाइप्स ऑफ कार्बन। देखिए हमारे पास एक कार्बन एटम ये है जिससे 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं और एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, पहला, ठीक है। दूसरा कार्बन ये है जिससे 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं और 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ठीक है। और एक कार्बन ये है कि जिससे एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो ऐसे कार्बन को बोला जाता है 3 डिग्री, जिससे 3 कार्बन एटम जुड़े रहते हैं। ये जो बीच वाला ग्रीन कलर का हमारे पास कार्बन है, इससे 3 कार्बन और जुड़े हैं, तो ये बीच वाला जो कार्बन होगा ये 3 डिग्री कार्बन कहलाएगा। ऐसे ही ये वाला जो कार्बन है सेकंड नंबर का, ये 2 डिग्री कार्बन कहलाएगा, क्योंकि इससे 2 कार्बन और जुड़े हैं। और इसी तरीके से ये सिर्फ एक कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, तो ये 1 डिग्री कार्बन कहलाएगा। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बन हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखने को मिलते हैं, जिसको हम प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी और टर्शरी बोल देते हैं। 3 डिग्री मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री इज मोर रिएक्टिव देन 1 डिग्री कई मायनों में, और कई मायनों में 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, ठीक है। तो 3 डिग्री कार्बन क्या होता है, 2 डिग्री कार्बन क्या होता है और 1 डिग्री कार्बन क्या होता है, ये आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। ऐसा कार्बन जिससे 3 और कार्बन जुड़े हों वो 3 डिग्री कार्बन कहलाएगा। ऐसा कार्बन जिससे 2 कार्बन और जुड़े हों वो 2 डिग्री कार्बन कहलाएगा। और ऐसा कार्बन जिससे सिर्फ एक ही कार्बन और जुड़ा हो वो 1 डिग्री कार्बन कहलाएगा। और ऐसा कार्बन जिससे कोई भी कार्बन ना जुड़ा हो वो 0 डिग्री कहलाता है। तो उसकी कोई अहमियत नहीं होती है ऐसे केमिस्ट्री में, ठीक हो गया। अब इसमें आइसोमरिज्म की बात करते हैं। आइसोमरिज्म इन एल्केन। देखिए हमारे पास एल्केन है 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन लंबी चेन है, तो इसको हम हेक्सेन नाम दे देते हैं। क्या दे देते हैं, हेक्सेन। अगर मैं इसका फॉर्मूला देखूं तो C6H14, मतलब 6 कार्बन होंगे और हाइड्रोजन इसमें 14 होंगे। ये इसका केमिकल फॉर्मूला आ गया।
अब आइसोमरिज्म क्या होता है कि हमारे पास यही फॉर्मूले में एक दूसरा स्ट्रक्चर भी अवेलेबल हो जाता है। कैसे? 1 2 3 4 5 और 6। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें क्या है? ब्रांचिंग है। ठीक है, इसमें क्या है? ब्रांचिंग है। और ब्रांचिंग में सेम वही फॉर्मूला होगा इसमें कि 6 कार्बन होंगे और 14 हाइड्रोजन होंगे, लेकिन दोनों में क्या है? स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? आइसोमर्स होंगे। तो इस तरीके के जो आइसोमर हमको देखने को मिलते हैं एल्केन में, उनको हम बोल देते हैं चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन चेन में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे कई चेन आइसोमर्स अवेलेबल हो सकते हैं किसी भी एक फॉर्मूले के। ठीक है, अब नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक आता है वो आता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन कि लेबोरेटरी के अंदर एल्केन का निर्माण कैसे होता है, कैसे हम बनाएं। ठीक है, अब इसमें जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है उसको हम बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। एग्जाम में आएगी आपके पक्का वुड्स रिएक्शन। ठीक है, वुड्स रिएक्शन क्या होता है कि हमारे पास एक कंपाउंड है एल्काइल हैलाइड। एक्स का मतलब होता है कि फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। मतलब इनको हेलोजेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेलोजेंस। जब भी हेलोजेंस एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़े रहते हैं तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं एल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, हैलाइड्स का मतलब होता है नमक बनाने वाले कंपाउंड। देखिए, क्लोरीन से NaCl नमक बनता है, NaBr नमक बनता है, आयोडीन से भी नमक बनता है, तो ये नमक बनाने के काम आते हैं। तो RX क्या है? एल्काइल हैलाइड। तो जब हम एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाते हैं तो इसको वुड्स रिएक्शन के थ्रू बनाते हैं। कैसे? हम एल्काइल हैलाइड लेते हैं, ठीक है, एल्काइल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, ठीक है, और इसमें सोडियम मिला देते हैं Na के भी हम 2 मॉलिक्यूल मिला लेते हैं। तो Na क्या करता है? अपने साथ इन X को लेके उड़ जाता है। समझ में आया? तो NaX के 2 मॉलिक्यूल हमारे बन जाते हैं और बचे हुए R ग्रुप आपस में जुड़ जाते हैं और हमारे पास यहाँ पर क्या तैयार हो जाता है? एल्केन। इस रिएक्शन को वुड्स रिएक्शन बोलते हैं। अब इसका एग्जाम्पल में देखिए कैसे। जैसे मेरे पास क्या है? एक CH3Cl। अब मैंने यहाँ पर इसमें ट्वाइस ऑफ Na मिलाया, प्लस यहाँ पर मेरे पास क्या है? ClCH3। एल्काइल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल हैं। सोडियम क्या करेगा कि क्लोराइड को लेके गायब हो जाएगा। समझ में आया? तो ये रिएक्शन क्या बन जाएगी? ध्यान से देखिएगा। ये रिएक्शन क्या होगी कि NaCl तो अलग चले गए 2 मॉलिक्यूल और बचे हुए CH3 और CH3 आपस में जुड़ गए। तो ये क्या बन जाएगा? ईथेन। आपके पास एक एल्केन बन गया। ये सारी की सारी रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है, याद रखिएगा। इसको इनर्ट एनवायरनमेंट चाहिए होता है तब जाके रिएक्शन हो पाती है। तो ये आपकी वुड्स रिएक्शन है। ठीक है, अब वुड्स रिएक्शन का एक और एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, वुड्स रिएक्शन की खास बात क्या होती है कि इसमें सिमेट्रिकल एल्केन बनते हैं। मतलब जो आप RX यूज कर रहे हैं वही जुड़ के आगे R और R बनाएगा। ऐसा नहीं होगा कि CH3 के साथ CH3 यही आपके हमेशा एल्केन मिलेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको एक जगह CH3 मिल जाए और दूसरी जगह CH2 CH2 CH3 इस तरीके की एक लंबी चेन इधर मिल जाए। तो ऐसे कंपाउंड को अनसिमेट्रिकल एल्केन बोलते हैं। R, R' इस तरीके से उनको दिखाया जाता है। तो वुड्स रिएक्शन में ये लिमिटेशन होती है कि ये नहीं बन पाता है। ठीक है, याद रखिएगा वुड्स रिएक्शन की। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है कोरेहाउस सिंथेसिस। कोरेहाउस थोड़ी सी टफ रिएक्शन है, सेकेंड रिएक्शन है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। उसको कोरेहाउस सिंथेसिस बोलते हैं। कोरी हाउस रिएक्शन। कोरेहाउस रिएक्शन वुड्स रिएक्शन से एक स्टेप आगे होके हमको R और R' नाम के एल्केन दे सकती है, जो वुड्स रिएक्शन नहीं दे पा रही थी। कैसे? हम क्या करते हैं, हम CH3Br एक एल्काइल हैलाइड ले लेते हैं। इसका नाम है क्या? ब्रोमो मीथेन।
ठीक है, हमने ये एल्काइल हैलाइड ले ली CH3Br, इसको रिएक्ट करा दिया किसके साथ, लिथियम के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। ऑलराइट, तो हुआ क्या, हमारे पास CH3 जो था यहां से मिला हुआ, उसने क्या किया, इस Li के साथ बॉन्डिंग बना ली लिथियम के साथ। ठीक है, और क्योंकि लिथियम यहाँ पर बहुत ज्यादा हम लेंगे तो दूसरा लिथियम LiBr को लेके अलग हो गया। तो ये हमारी पहला स्टेप रिएक्शन हो गया। ठीक है, दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, ये जो हमारे पास CH3Li बना हुआ था, CH3Li हमारे पास यहाँ पर क्या है, बना हुआ था, इसमें हमने क्या मिला दिया, कॉपर आयोडाइड CuI। ये सेकंड स्टेप है। तो इसकी वजह से हमारे पास एक कंपाउंड तैयार होता है लिथियम का, जिसमें हमारे पास CH3 के 2 मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं और साथ में यहाँ पर कॉपर। ऑलराइट, ठीक है, तो हमारे पास अब तीसरा स्टेप आता है। तीसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, एक दूसरी ही एल्काइल हैलाइड ले लेते हैं, उसको मैं ग्रीन कलर से दिखा देता हूँ, CH3 CH2Br। ये अलग ही एल्काइल हैलाइड ले लिया हमने, शुरू में एक एल्काइल हैलाइड लिया था, अब ये यहाँ पर दूसरा एल्काइल हैलाइड ले लिया, मतलब मान के चलिए यहाँ पर R लिया था तो यहाँ पर R' ले लिया है। ठीक है, इसको रिएक्ट करा देते हैं इस प्रोडक्ट के साथ जो हमारे पास बना था LiCH3 का होल ट्वाइस Cu। तो हमारे पास जो यहाँ पर प्रोडक्ट बन के आएगा वो क्या बन के आएगा, एक एसिमेट्रिक एल्केन CH3 CH2 हमको ग्रीन कलर से मिलेगा। मैं ग्रीन कलर से ही दिखा देता हूँ इसको भी, CH3 CH2, साथ में यहाँ से एक CH3 इसके साथ जुड़ जाएगा। तो ये हमारे पास एक एल्केन तैयार हो गया। ये कोरे हाउस सिंथेसिस है। आपके एग्जाम में कभी भी ये रिएक्शन लिखने को नहीं आएगी। तो आपके एग्जाम में पूछा क्या जाएगा कि ये अगर हमको एल्केन बनाना है तो ये किससे बनेगा, वुड्स रिएक्शन से। और अगर हमको एसिमेट्रिक एल्केन बनाने हैं या चेन बड़ी बनानी है R और R' की, तो ये किससे बनेगा, कोरे हाउस सिंथेसिस से। बस आपने ये 2 पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है, तीसरी हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन आती है कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस, कोलबेज प्रोसेस या इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, कभी भी आप किसी सॉल्ट के सॉल्यूशन में 2 इलेक्ट्रोड डुबाएं और उसको बैटरी से कनेक्ट कर दें। किससे कनेक्ट कर दें, बैटरी से, उसमें करंट पास कर दें। तो होता क्या है, यहाँ पर जो केमिकल जो भी सॉल्ट होता है वो अपने आयंस में टूट जाता है। इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू अगर हम एल्केन बनाने में कामयाब हो जाएं तो बात ही क्या है। तो हम क्या करते हैं, हमने RCOONA लिया, RCOONA, ये सोडियम सॉल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का। जनरली RCOOH जो होते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। जब आप इसमें हाइड्रोजन को सोडियम से रिप्लेस कर देते हैं तो ये एक सॉल्ट बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसको जब आप पानी में मिलाते हैं तो एक सॉल्यूशन तैयार होता है, और जब आप इस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोड डाल के करंट पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि ये R और R आपस में जुड़ जाते हैं, ये वाले, और साथ में CO2 और प्लस हाइड्रोजन गैस, और साथ में एक प्रोडक्ट और बनता है NaOH। ठीक है, तो हमारे पास ये एल्केन क्या होती है, तैयार हो जाती है। याद रखिएगा, ये भी वुड्स रिएक्शन की तरह सिमेट्रिक एल्केन तैयार हो रही है। ठीक है, वही स्टेप प्रोसेस। इसके बाद लास्ट मेथड जो है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन एल्केन की लेबोरेटरी के अंदर, वो आती है डी कार्बोक्साइलेशन, डी कार्बोक्साइलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। देखिए इसमें क्या होता है, आपने क्या लिया, RCOONA, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें आपने एक बेस मिला दिया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये एक बेस है, एसिड बेस होते हैं ना, उनमें एक बेस है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपने मिला दिया।
इसका नतीजा क्या हुआ कि ये जो R है ये यहाँ से हाइड्रोजन लेके R और H एक एल्केन बना देगा, ठीक है, और साथ में Na2CO3 आपका अलग चला जाएगा। तो यहाँ पर एल्केन इस तरीके से भी बनाई जाती है। तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन एल्केन की पूरी होती है। 4 प्रोसेस थी, वुड्स रिएक्शन, कोरेहाउस सिंथेसिस, कोलबेज रिएक्शन और डीकार्बोक्साइलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब इसके अलावा फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं थोड़ी, एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती है। देखिए कार्बन 1 से कार्बन 4 तक यानी कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ये जो एल्केन है शुरू की, ये गैस होती है, याद रखिएगा। उसके बाद C5 से लेकर C13 तक यानी कि पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, अनडेकेन, डोडेकेन, ट्राइडेकेन, ये जो होती हैं ये लिक्विड होती हैं, और वो भी कौन सा, कलरलेस लिक्विड। और हायर मेंबर्स जो C14 से स्टार्ट होते हैं उसके ऊपर को, ये सॉलिड होते हैं, लेकिन ये सॉलिड कैसे होते हैं, थोड़े दबने वाले, तो इनको हम बोल देते हैं वैक्स लाइक सॉलिड, जैसे मोम होता है ना उस तरीके के सॉलिड्स होते हैं। तो ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी थी। दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी एल्केन की क्या होती है कि ये सारे के सारे ऑल एल्केन्स आर नॉन पोलर। अब ये बड़ी नई टर्म आ गई है, इसको आपको सीखना होगा कि नॉन पोलर एल्केन क्या होते हैं। देखिए हर वो कंपाउंड, मान लीजिए एक कार्बन कंपाउंड है C, ठीक है, अब इसमें कहीं पर पॉजिटिव चार्ज दिख गया और कहीं पर नेगेटिव चार्ज दिख गया, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के आते ही पोलैरिटी आ जाती है। क्या आ जाती है, पोलैरिटी। और ऐसे कंपाउंड क्या कहलाते हैं, पोलर कंपाउंड, याद रखिएगा। और जब आपको ये चार्ज कभी नहीं दिखता है किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर, नेगेटिव हो या पॉजिटिव, तो ऐसे कंपाउंड क्या कहलाते हैं, नॉन पोलर, ठीक है। अब एक बात याद रखना, जैसे हमारे पास पानी है H2O, ये एक पोलर कंपाउंड है। क्या है, पोलर कंपाउंड है। हमारे पास जितने भी ऑयल होते हैं, तेल, ये क्या होते हैं, नॉन पोलर। आपको एक बात केमिस्ट्री की ये याद रखनी है कि पोलर जो होगा कंपाउंड वो सिर्फ पोलर में ही डिसॉल्व होगा। जैसे नमक है NaCl, जिसमें Na पॉजिटिव होता है, Cl क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसमें एक पोलैरिटी है, ये एक पोलर कंपाउंड है। और ये किस में डिसॉल्व होता है, पानी में, क्योंकि पानी में भी क्या क्या होती है, पोलैरिटी होती है। वहीं अगर आपके पास वैक्स है तो वैक्स में कोई चार्ज नहीं होता, नॉन पोलर होता है, और वो किस में डिसॉल्व हो जाता है, केरोसिन ऑयल में, जो खुद नॉन पोलर होता है। तो पोलर के अंदर पोलर डिसॉल्व होता है, नॉन पोलर के अंदर नॉन पोलर डिसॉल्व होता है। तो हमारे पास जितने भी एल्केन होते हैं, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, ये सारे के सारे क्या होते हैं, नॉन पोलर कंपाउंड्स, नॉन पोलर कंपाउंड्स, इनमें कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें, बॉइलिंग पॉइंट की कि ये उबलते किस टेम्परेचर पे हैं और उबलने का ट्रेंड क्या है, तो उसमें देखें तो जैसे जैसे कार्बन बढ़ता जाता है तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, बढ़ता जाता है। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाता है तो उस हिसाब से बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। जैसे प्रोपेन है, प्रोपेन का बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो ज़्यादा होगा किससे, ईथेन से, और ईथेन का ज़्यादा होगा किससे, मीथेन से। ये बात याद रखिएगा। लेकिन वहीं अगर आइसोमर की बात करें, जैसे एक कंपाउंड हमारे पास 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन लंबी चेन का एक कंपाउंड है जिसको हमने हेक्सेन बोल दिया, ठीक है भाई। इसका एक बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट मान लीजिए इसका बॉइलिंग पॉइंट है 60 डिग्री सेल्सियस, थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए। अब अगर इस चेन में क्या हो जाए, ब्रांचिंग हो जाए, क्या हो जाए, ब्रांचिंग, तो ये क्या बन जाएगा, 1 2 3 4 5 और 6, ये ब्रांचिंग हो गई। ब्रांचिंग होने से इसके बॉइलिंग पॉइंट पे भी असर आता है। अब वो बॉइलिंग पॉइंट जहां 60 डिग्री पे था, अब ये हो सकता है 20 डिग्री पे ही बॉइल हो जाए। तो ब्रांचिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज होता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेल्टिंग पॉइंट का भी बॉइलिंग पॉइंट की तरह ही ट्रेंड होता है।
कि मेल्टिंग पॉइंट जो है MP, ठीक है, क्योंकि वैक्स लाइक सॉलिड है, आप गर्मी दोगे तो पिघलेंगे ही पिघलेंगे, तो मेल्टिंग पॉइंट भी इनका क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि मॉलिक्यूलर वेट अगर बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये हमारे पास इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी थी। अब इनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है केमिकल रिएक्शंस, केमिकल प्रॉपर्टीज कि एल्केन केमिकली कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन होती है वो होती है हेलोजिनेशन। ये एग्जाम में आपके पक्का आएगा, तो अभी इसका मैकेनिज्म मैं बता देता हूं और ये समझ लीजिएगा कि कैसे हो रही है। हेलोजन क्या होते हैं, सबसे पहले ये याद रखिए। हेलोजन अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, इनको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होते कौन से हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। ये सारे के सारे क्या होते हैं, हेलोजन। तो अगर आपको किसी एल्केन में हेलोजन को जोड़ना है तो उस प्रोसेस को हेलोजिनेशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास मीथेन है CH4, ठीक है। अब मैंने इसमें क्लोरीन मिला दिया Cl2, ये रिएक्शन कभी नहीं होगी। ये रिएक्शन सिर्फ एक ही शर्त पे होती है, जब यहाँ पर आप अल्ट्रा वायलेट लाइट पे या सिंपली लाइट पे, तो लाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। और ये क्या क्या प्रोडक्ट बनाएगा, CH3Cl प्लस HCl, CH2Cl2, CHCl3 या फिर CCl4, मतलब क्लोरीन जुड़ता चला जाएगा और HCl निकलता चला जाएगा। सारे के सारे हाइड्रोजन जो होगा वो हेलोजन रिप्लेस कर देगा। ये बात याद रखिएगा। जैसे मीथेन के मॉलिक्यूल में 4 हाइड्रोजन थे, चारों को क्लोरीन ने यहाँ पर क्या किया, रिप्लेस कर दिया। ये रिएक्शन तब जाके रुकेगी। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस मैकेनिज्म को बोला जाता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब ये कैसे काम करता है थोड़ा समझ लीजिए। 3 स्टेप की प्रोसेस होती है। पहला होता है चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन इनिशिएशन स्टेप। चेन इनिशिएशन स्टेप क्या है, हमारे पास क्लोरीन होता है Cl2, जिसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, क्लोरीन क्लोरीन। जैसे ही इसमें अल्ट्रा वायलेट लाइट पड़ती है तो ये Cl फ्री रेडिकल में टूट जाता है। इसमें टूट जाता है Cl फ्री रेडिकल में। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ये बहुत रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो ये इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, फिर ये मीथेन पे अटैक करते हैं। तो हमारे पास फिर सेकंड स्टेप आता है, इसको हम बोलते हैं चेन प्रोपगेशन स्टेप। चेन प्रोपगेशन स्टेप। अब इस स्टेप में क्या होता है, ये फ्री रेडिकल जो बना था ये किसके कांटेक्ट में आता है, मीथेन के, और इससे रिएक्ट करता है। जब इससे ये रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को ले जाके HCl बनाएगा, साथ में CH3 फ्री रेडिकल बना देगा, ठीक है। अब हमारे पास थर्ड स्टेप जो फाइनल स्टेप आता है वो आता है टर्मिनेशन स्टेप, चेन टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन स्टेप में देखिए क्या होता है, अब हमारे पास फ्री रेडिकल मौजूद है, कौन से, एक तो क्लोरीन फ्री रेडिकल मौजूद है और एक मिथाइल फ्री रेडिकल मौजूद है। फ्री रेडिकल्स आपस में जुड़ सकते हैं। अब इनको जुड़ने के बहुत सारे तरीके होते हैं, समझ में आया। पहला तरीका यह है कि क्लोरीन का फ्री रेडिकल क्लोरीन के ही फ्री रेडिकल के साथ वापस जुड़ के Cl2 बना दे। दूसरा तरीका यह होता है कि क्लोरीन का फ्री रेडिकल मिथाइल के फ्री रेडिकल के साथ जुड़ के CH3Cl बना दे, ऑलराइट। और तीसरा तरीका यह होता है कि मिथाइल फ्री रेडिकल आपस में जुड़ गए, CH3 तो इसीलिए जो प्रोडक्ट आपका बन के आता है वो कोई फिक्स प्रोडक्ट कभी भी बन के नहीं आता है। ये रिएक्शन इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास हेलोजिनेशन रिएक्शन थी। सेकंड रिएक्शन जो एल्केन की होती है वो ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन।
ऑक्सीडेशन मतलब जलाना, बर्न करना। तो कोई भी हमारे पास एल्केन होगा, कोई भी XYZ, जब भी आप उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करोगे या बर्न करोगे, जलाओगे उसको, तो वो आपको सबसे पहला प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड देगा, दूसरा प्रोडक्ट वो आपको हमेशा H2O देगा, और तीसरा हमेशा एनर्जी देगा। तो इसका मतलब क्या है, एल्केन एक फ्यूल की तरह काम करते हैं। ये बात आपने याद रखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसमें एक होती है पायरोलिसिस। पायरोलिसिस को क्रैकिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रैकिंग। मतलब किसी भी एल्केन को बिना ऑक्सीजन के गर्म करना। एक टेस्ट ट्यूब में डाल दो, उसमें से ऑक्सीजन हटा दो और टेस्ट ट्यूब को गर्म करते रहो। 500-600 डिग्री पे जब आप गर्म कर दोगे इसको, 500 डिग्री पे, तो एल्केन सारे के सारे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? एल्कीन में। मतलब जो C सिंगल बॉन्ड C था वो कन्वर्ट हो जाएगा C डबल बॉन्ड C में। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्रैकिंग, पायरोलिसिस। ठीक है। इसी का नतीजा होता है एक और रिएक्शन जिसको एरोमेटाइजेशन बोलते हैं। एरोमेटाइजेशन मतलब हमने C6 कंपाउंड लिया, यानी कि हेक्सेन, ठीक है, और उसको हमने करीब 600 डिग्री पे गर्म किया 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर देके, तो वो बेंजीन रिंग में कन्वर्ट हो जाता है, एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसीलिए इस रिएक्शन को एरोमेटाइजेशन भी बोलते हैं। ये क्रैकिंग का ही एक वर्जन है पायरोलिसिस का। ठीक है। तो यहां पर आपका केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट होती है। अच्छा, इसमें क्या होती है, कैटलिस्ट की भी जरूरत होती है। वो क्रोमियम की ऑक्साइड होती है, Cr2O3, या फिर आप Al2O3 भी यूज कर सकते हो, Al2O3। ठीक है। तो ये कैटलिस्ट की तरह अगर आप यूज करेंगे तो ये रिएक्शन और फास्ट होगी। तो एल्केन यहां पर आपका कंप्लीट होता है। एग्जाम में इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, इतना भी पढ़ लीजिए, आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन जो होते हैं वो C3 से स्टार्ट होते हैं। कम से कम 3 कार्बन चाहिए जो साइकिल बना सके। साइकिल मतलब जिनमें कोई 2 सिरे ना हो, 2 खुले सिरे ना हो। तो ये एक साइकिल है। आप यहाँ से स्टार्ट करें, वापस घूम के फिर यहीं पहुंच जाएंगे, इसीलिए इसको साइक्लिक कंपाउंड बोला गया है। ठीक है। तो साइक्लो कंपाउंड जो होते हैं, साइक्लो एल्केन्स, उनका नॉमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहला जो इसमें साइक्लो कंपाउंड है वो क्या है? ये है 3 कार्बन का। अब 1 कार्बन के लिए क्या यूज होता है? मेथ। 2 कार्बन के लिए एथ, और 3 कार्बन के लिए प्रोप। इनका जब भी नाम देते हैं तो कैसे नाम देंगे? आगे से साइक्लो लगा देते हैं। अब देखिए, 3 कार्बन है, 3 के 3 कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, तो ये प्रोपेन तो होगा ही होगा। क्या होगा? प्रोपेन। 3 के लिए प्रोप, सफिक्स एन लग गया, प्रोपेन, और साथ में साइक्लिक कंपाउंड है तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। ठीक है। ऐसे ही अगर 4 कार्बन कंपाउंड होगा इस तरीके का, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोब्यूटेन। कैसे साइक्लोब्यूटेन? 1 2 3 4, मैथ एथ प्रॉप ब्यूट, साइक्लोब्यूटेन। ठीक है। अब इसमें नॉमेनक्लेचर ऐसे आपको कई नॉमेनक्लेचर कर देंगे, जो इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूं। जैसे मान लीजिए साइक्लोब्यूटेन है और यहां पर एक ब्रांचिंग है और यहां पर भी एक ब्रांचिंग है, तब किसी को भी आप नंबर 1 पोजीशन दे दीजिए। फर्स्ट इसको दे दीजिए, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो फर्स्ट पे कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है इसमें? यहां पर ये रेड कलर का मिथाइल ग्रुप। ठीक है। और थर्ड पे भी कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? मिथाइल ग्रुप। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1,3 डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, ऐसे नाम हो जाएगा। साइक्लोब्यूटेन, ये पूरा का पूरा साइक्लोब्यूटेन है, और जहां जहां ब्रांचिंग है वहां वहां पर हमने इसका नाम दे दिया है। 1 पे मिथाइल ग्रुप है, 3 पे भी कौन सा है? मिथाइल ग्रुप है। तो 2 जगह मिथाइल ग्रुप है, इसलिए डाई मिथाइल, और उनकी पोजीशन 1 और 3। तो 1,3 डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। अब एक कंपाउंड और दे दो इसका, और देखिए इसी का एग्जांपल और समझिए। ये साइक्लोपेंटेन है। ठीक है। 5 कार्बन है इसमें, साइक्लोपेंटेन है। अब मान लीजिए एक ब्रांचिंग यहाँ पर है और दूसरी ब्रांचिंग यहाँ पर है,
अब इसका नंबर कैसे देंगे आप? फर्स्ट तो इसको देंगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे देंगे नंबर, या फिर ऐसे देंगे कि फर्स्ट किसी को भी दे दीजिए इसको, और सेकंड नियरेस्ट ब्रांचिंग को, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो ब्रांचिंग को नियरेस्ट वाला जो होगा वो ऑप्शन ज्यादा सही है, रेड वाला ज्यादा सही है। ठीक है, तो इसका तब नाम क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मान लीजिए ये फर्स्ट है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन इसका नाम हो जाएगा। तो ये साइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, अब साइक्लिक कंपाउंड बनते कैसे हैं केमिस्ट्री में, लेबोरेटरी के अंदर, इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है? बहुत सिंपल है, कोई टफ नहीं है। हम क्या करते हैं, वुड्स रिएक्शन का ही सहारा लेते हैं। जैसे मुझे एक कंपाउंड है सी, सी और सी, यहां पर बी आर जुड़ गया और यहां पर भी बी आर जुड़ा है, ये एक एल्काइल हैलाइड है। ठीक है, अब आप देखिए, अगर मैं इसमें यहां पर सोडियम मिला दूं दो, तो सोडियम क्या करेगा, इसको लेके उड़ जाएगा। ठीक है, यहां से गायब हो जाएगा। हो गया, तो यानी कि हमारे पास NaBr अलग चला गया, चला गया। अब ये जो दो बॉन्ड होंगे, ये इस मॉलिक्यूल को बेंड करेंगे इस तरीके से, और आपस में ही यहाँ पर बॉन्डिंग बना देंगे, ये और ऐसे। ठीक है, तो ये हमारे पास साइक्लो प्रोपेन तैयार हो जाएगा। वुड्स रिएक्शन का हमने सहारा लिया है, ये है। और इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम वैसी ही होंगी जैसे एल्केन की होंगी। जैसे मान लिया हमारे पास ये साइक्लोप्रोपेन था, इसमें आप Cl2 मिला दो अल्ट्रावायलेट की प्रेजेंस में, तो हमारे पास क्या होगा, क्लोरीनेशन हो गया, किसी भी एक कार्बन पे यहाँ पर Cl आके जुड़ जाएगा। ठीक है, डार्क में ये रिएक्शन नहीं होगी, ये बात याद रखिएगा। दूसरा, इनका अगर हम ऑक्सीडेशन करें तो ये हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड दे देते हैं। कैसे? जैसे मेरे पास ये साइक्लोपेंटेन है, सॉरी मेथ एट प्रोप साइक्लोप्रोपेन है, अगर मैं इसमें ऑक्सीजन मिला रहा हूं, इसका ऑक्सीडेशन कर रहा हूं, तो क्या होगा, एक कार्बन खुल जाएगा, इस तरीके से चेन खुल जाएगी। चेन खुलने के बाद यहां पर ये जो कार्बन थे सिरे के, ये कन्वर्ट हो जाएंगे COOH में, और ये भी COOH में, ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसकी। ठीक है, साइक्लो कंपाउंड, साइक्लोएल्केन। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी। देखिए, साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर देखिए आप, ऐसे होता है साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होना चाहिए, सारे एंगल कितने होने चाहिए, 60 डिग्री, ऐसा माना जाता है। नॉर्मल कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है। तो नॉर्मल कार्बन की जो वैलेंसी जब 4 होती है, तो हमारा ये मानना है कि उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर, मतलब इस तरीके का स्ट्रक्चर आएगा। ठीक है, इस तरीके का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में जो एंगल होता है वो करीब 109 डिग्री का होता है। ठीक है, कितने डिग्री का, 109 डिग्री का। लेकिन जब ये टेट्राहेड्रल से नॉर्मल कन्वर्ट होता है किसमें, साइक्लोपेंटेन में, तो ये एंगल क्या हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है, 60 डिग्री का हो जाता है। तो ये एंगल में जितनी कमी आती है उतना ही ज्यादा इस मॉलिक्यूल के ऊपर स्ट्रेन आ जाता है, और स्ट्रेन आने के बाद, समझ में आया, स्ट्रेन आने के बाद इस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी पे भी फर्क पड़ता है। इतना फर्क पड़ता है कि केमिस्ट जो है उनका ये मानना है, जितने भी साइंटिस्ट हैं उनका ये मानना था, जिसने सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया था उनका ये मानना था कि हल्की सी एनर्जी देने पर ही ये साइक्लिक कंपाउंड ऐसे करके खुल जाएगा, और बिल्कुल इनका मानना बिल्कुल सही हुआ। ठीक है, ये बात बिल्कुल आप याद रखिएगा। तो इसी को बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी बोल दिया जाता है, कि जब भी नॉर्मल डेविएशन होता है, एंगल में कमी आती है, तो मॉलिक्यूल के ऊपर एक स्ट्रेन आ जाता है।
मतलब कहाँ देखिए 109 डिग्री का एंगल होना चाहिए था, वो ना होके थोड़ा छोटा 60 डिग्री का एंगल हो गया। तो वो जो एक्स्ट्रा दबाया गया है मॉलिक्यूल बनने में, तो वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो कहाँ रही, इसी मॉलिक्यूल के अंदर रही। ठीक ऐसे ही जैसे आप नॉर्मल स्प्रिंग लो, ठीक है, और उसको अगर आप खींच दो, एक्स्ट्रा ताकत लगा खींच दो, तो उसमें क्या आ जाती है, एनर्जी आ जाती है। आपके हाथ हटाते ही स्प्रिंग वापस क्या होगा, दबने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर भी यही होता है कि जितने भी हमारे पास साइक्लोएल्केन कंपाउंड होते हैं, ठीक है, उनमें एक स्ट्रेन टाइप का ऑटोमेटिक होता ही होता है, जो हल्की सी एनर्जी देने पे मॉलिक्यूल को नॉर्मल एल्केन में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, रिंग ओपन रिएक्शन करने की कोशिश करता है। ठीक है, इसी को यही बोलते हैं। अब अगर मान लीजिए हमारे पास ये साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, तो वो स्ट्रेन इसमें भी होगा जिसकी मैं बात कर रहा था, ये जो एंगल है इसमें भी, इस मॉलिक्यूल में भी होगा। तो ये क्या करता है, इसके पास दो रास्ते हैं इस स्ट्रेन को खत्म करने के लिए। ये मॉलिक्यूल क्या है, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। इस मॉलिक्यूल के पास इस स्ट्रेन को खत्म करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है, पहला तरीका कि ये ओपन चेन हो जाए, अब मॉलिक्यूल ही खत्म हो जाए, साइक्लिक कंपाउंड से स्ट्रेट चेन कंपाउंड में, ओपन चेन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाए, 6 कार्बन 6 के 6 खुल जाए। अब ये हमेशा तो हो नहीं सकता है, अगर ऐसा होने वाला होता तो ऐसे कंपाउंड साइक्लिक बनते ही क्यों। दूसरा तरीका ये है कि ये अपना कॉन्फॉर्मेशन बदल ले। कॉन्फॉर्मेशन कैसे बदलता है, ये अपने दो शेप बदल लेता है, ठीक है। पहला शेप ये किस में आ जाता है, चेयर शेप में, जो कि कल मैंने आपको बताया था इस तरीके से। और दूसरा शेप क्या होता है, ये बोट शेप स्ट्रक्चर ले लेता है। बॉन्ड एंगल में अंदर ही अंदर क्या करता है, बदलाव करता है, जिसकी वजह से इसमें क्या आ जाती है, स्टेबिलिटी। तो ये बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी है आपकी। अब इसमें फाइनल, बिल्कुल फाइनल जो टॉपिक है वो है बनाना बॉन्ड। बनाना बॉन्ड ये एग्जाम में आया था, एलटी के एग्जाम में मैंने देखा था एक बार, और लेक्चरर में भी पूछा गया है कि बनाना बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा मॉलिक्यूल है, साइक्लोप्रोपेन। ऑलराइट, साइक्लोप्रोपेन में ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होते हैं, समझ में आया, इन कार्बन कार्बन बॉन्ड्स को ही एक्चुअल में क्या बोलते हैं, बनाना बॉन्ड्स बोल देते हैं। ठीक है, अब ऐसा क्यों, क्योंकि ये थोड़े से वीक बॉन्ड होते हैं। जैसे आप नॉर्मल देखें, कार्बन कार्बन कार्बन, ये जो बॉन्ड्स होंगे स्ट्रेट प्रोपेन में, नॉर्मल प्रोपेन जो है ये, इसके जो बॉन्ड्स होंगे ये थोड़े से क्या होंगे, स्ट्रांग होंगे। वहीं हमारे पास जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, जैसे साइक्लोप्रोपेन है, तो साइक्लोप्रोपेन के ये जो बॉन्ड्स हैं ये थोड़े से क्या होते हैं, वीक बॉन्ड होते हैं, कमजोर बॉन्ड होते हैं। ठीक है, इसी वजह से इनको क्या बोल दिया जाता है, बनाना बॉन्ड इनका नाम दिया जाता है। एक्चुअली बनाना बॉन्ड क्यों दिया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है थोड़ा सा टिल्टेड बॉन्ड है वो, बस यही है इसमें। तो यहाँ पर आपका एल्केन कंप्लीट होता है। इसमें अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो मुझसे पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन पूछना है, नहीं, ठीक है, चलिए। अभी शाम को आपकी जूलॉजी की क्लास 6 बजे से लूंगा, बायोलॉजी की क्लास, उसमें फंगस वगैरह देख लेंगे थोड़ा सा। तब तक आप एक ब्रेक ले लीजिए। थैंक यू।